हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कराएंगे फिजिक्स का एक मॉडल पेपर जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। और इसको मैंने स्वयं, यही हमारा पेपर आया था जब हमने 2022 में क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दिया था। तो इस पेपर को मैंने कराने का यही मकसद है कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर है वो बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार आएगा, इसको हम हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर का क्या क्या पूछा जाता है। और यदि हमें इस समय इस पेपर को हल करने को दे दिया जाए तो क्या आप कर पाएंगे, ये भी आपको देखना है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये मेरे पास पेपर था नहीं, मैंने अपने दोस्त से मांगा, ठीक है, तो उनके पास था तो उन्होंने दिया, तो उससे मैं बना रहा हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले कि 3 घंटा और 15 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर होता है और ये 70 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मतलब जो क्वेश्चन का नंबर टोटल कितना होता है, 70 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो 3 घंटा 15 मिनट का मतलब है कि 15 मिनट आपको पढ़ना होता है और उसके पश्चात आपको 3 घंटे में क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना होता है। अदरवाइज आप ये सब कुछ जानते होंगे, ठीक है, कि इतना प्रश्न अनिवार्य है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज हम चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला, देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा सबसे पहला इधर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, खंड अ है, ठीक है, मतलब सेक्शन ए है। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम क यहाँ पे लिखा गया है कि बराबर द्रव्यमान वाले ए एवं बी दो क्रमशः प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश दिए हैं। यदि आवेशन के पश्चात इनका द्रव्यमान क्रमशः m1 एवं m2 हो तो m1 और mb में संबंध होगा, ठीक है। तो ये आपका 4 आपको दिया गया है, जो क्या होता है, ऑप्शन होता है। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया, ध्यान से आप थोड़ा सा समझ जाते हैं, ठीक है, इसको मैं सादे पेपर पे आपको समझा ही दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे कहा गया कि दो बराबर द्रव्यमान वाले M1 मतलब A और B दो ये बिंदु है, ठीक है, आप समझिएगा इस बात को। A और B दो बिंदु हैं और ये दोनों बिंदु पर, ये जो बिंदु है इस पर प्लस क्यू आवेश है और B बिंदु है इस पर माइनस क्यू आवेश है। और यहाँ पे कह दिया ना, बराबर द्रव्यमान वाले हैं, मतलब इन दोनों का द्रव्यमान भी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, यदि आवेशन के पश्चात इनका द्रव्यमान क्रमशः M1 व M2 है, मतलब A1 का जो द्रव्यमान है वो MA है और जो B1 का द्रव्यमान है वो MB है। तो कहा जा रहा है कि M1 एवं B1 मतलब हो तो M1 और B1 में संबंध क्या होगा। तो इनके बीच संबंध यहाँ पे M1 बराबर M2 दिया है, ठीक है, ये अधिक है, ये कम है, ये इससे ये ज़्यादा अधिक है, ऐसे आपको दिखाया गया है। तो इसका मतलब याद रखेंगे, जब दोनों द्रव्यमान इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि M1 का जो द्रव्यमान है वो M2 के द्रव्यमान मतलब M1 का जो द्रव्यमान है वो MB के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो इसमें आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन में भी आपसे पहले ही कह दिया है कि बराबर द्रव्यमान वाले हैं, तो ये दोनों में संबंध क्या होगा, दोनों का द्रव्यमान इक्वल होगा। पहला क्वेश्चन समझ गए। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे कहा क्या गया है कि प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही हैं, आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण का मान होगा। देखिए यहाँ पे 45, 90, 0 और 135 डिग्री दिया है। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया ना कि प्रकाश किरणें यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है। इसको मैं अगर थोड़ा सा समझाऊं आपको डीप में तो समझिएगा। हमने आपको जब कराया था ये क्रांति कोण पढ़ाया था तो यही हमने बताया था कि ये सपोज डेट ये एक सघन माध्यम है और ये एक विरल माध्यम है, ठीक है। तो हमने बताया कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो यहाँ पे एक हम अभिलंब खींच लेते हैं, ठीक है। तो जब जाती है ना तो ये जो इस तरीके से चली जाती हैं, थोड़ा सा अभिलंब से दूर हट के जाती हैं, परंतु आपतन कोण, ये तो आपतन कोण है और यही तो है अपवर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण को I से दर्शाते हैं, अपवर्तन कोण को R से। देखिए आपतन कोण का एक विशेष मान, ये आपतन कोण के एक विशेष मान पे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है,
ठीक है, मतलब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए जो अपवर्तन कोण का मान जो है वो 90 डिग्री हो जाता है, तो इतने यही जो कोण है इस कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। ये पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे देख रहे हैं आपसे कहा गया है जो आपतन कोण है वो क्रांति कोण के बराबर है। मतलब जो आपतन कोण ये है ना, ये जो आपतन कोण है वो क्रांति कोण के बराबर है। मतलब जो आई है, आई जो आपतन कोण है वो क्रांति कोण को IC से दर्शाते हैं, तो ये क्रांति कोण के बराबर है। तो जब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है तो क्रांति कोण के मान जब बराबर होगा तो उस समय पर अपवर्तन, यही ना अपवर्तन कोण है, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर भी वही बात है, तो ये जो 90 डिग्री होगा ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरा हमारा प्रश्न है जो है ग कि हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम के पश्चात पश्चन श्रेणी का वर्ण रेखा का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगा। तो इसका आप याद रखेंगे कि ये जो 9 अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसका जब जो नाभिक एवं जो परमाणु है चैप्टर उसमें जब हम जाएंगे, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिया है, बट जो न्यूमेरिकल है उसका जब सीरीज स्टार्ट किया जाएगा, सीरीज तो स्टार्ट हो ही गया है, बट न्यूमेरिकल का जब उस टाइप में हम चलेंगे तो इसको हम कराएंगे। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसको आपको कराया जाएगा। अभी आप याद रखेंगे 9/R होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम जाते हैं अपने घड़ी का। हमारा क्वेश्चन है कि किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंगदैर्घ्य होगा। देखिए ये क्वेश्चन दे दिया, समझ रहे हैं, एक एक नंबर वाला क्वेश्चन है, पर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। इसलिए मैं आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, देख लीजिए कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी आपको कितना तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें तैयार करना है। देख रहे हैं आपसे हमने कहा कि देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब ये न्यूमेरिकल पर ही संबंधित है, सब ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल ही है। तो न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमने सीरीज स्टार्ट किया है न्यूमेरिकल का, जिसको आपने देखा भी होगा, बहुत ही अच्छा लगा आपको। ठीक है, बहुत ही प्यार दिया आपने, सपोर्ट किया, तो मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कि आप इतना मन से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए अब इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बात कहा गया, देखिए अगर आप ध्यान से समझे, मैं यहाँ पे साइड में बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे ही रहे हैं। कहा गया किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, किसी धातु का कार्यफलन को हम E से दर्शाते हैं और E = 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो वोल्ट में इसको हम चेंज कर देंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 से हम क्या कराते हैं, गुणा करा देते हैं। तो ये आपका अब चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि शून्य गतिज ऊर्जा का प्रकाश इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंगदैर्घ्य होगा। मतलब तरंगदैर्घ्य का मान हमसे पूछा जा रहा है, मतलब लेम्डा का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है कार्यफलन, कार्यफलन = क्या होता है, कार्यफलन को E से दर्शाते हैं, E = hc/λ होता है। ठीक है, जहाँ h क्या है प्लांक नियतांक, c क्या है प्रकाश की चाल और ये तरंगदैर्घ्य है। इसी का तो ज्ञात करना है ना, तरंगदैर्घ्य का मान। तो अगर हम इसको हल करें तो ध्यान से समझेंगे, इसको हम इधर भेजते हैं, इधर भाग में इधर आएगा, गुणा कराएगा, तो λ = hc/ क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझेंगे आप, अगर आप देखते हैं तो h का मान हमें पता है, h का मान क्या होता है 6.63 × 10⁻34 होता है, और इंटू प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ होता है, ये बात हम जानते हैं। और जो E का मान यहाँ पे कितना दिया है 4 × 1.6 × 10⁻19 दिया है। समझ पा रहे हैं इस बात को। ठीक है, आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, समझ लेते हैं आगे। अब आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सबसे पहले 4 में हम 1 पॉइंट ये जो है इसका हम इसमें गुणा करा देते हैं। यदि 6.63 में 3 का गुणा आप कराते हैं, इन दोनों का अगर हम गुणा कराते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 19.89 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये 10⁻4 कितना है 34 है, और फिर से 10⁸ है, और इसको भी अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻
19 है। ठीक है, 10 टू द पावर कितना है, 19 है। समझ में आ रहा है। अब इसका अगर 4 में 1.6 से हम गुणा कराते हैं तो इसका टोटल जो क्या आ जाएगा, 16 चौको 64 मतलब 6.4 आ जाएगा। ठीक है, आप गुणा करा के इन दोनों में देख सकते हैं। उसके बाद आप समझिएगा, आपका अब हल हो ही गया है। देख रहे हैं 1 नंबर वाला प्रश्न कितना बड़ा पूछा रहा है ना। आप समझिए यहाँ पे क्या होगा, ये 10 टू पावर -34 है। ठीक है, ये 10 टू पावर 8 है, ये 10 टू पावर यहाँ पे -19 है ना, ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, मतलब ये +19 है। ठीक है, तो अगर 19 और 8 अगर ऐड होता है तो ये 27 हो जाएंगे। और 27 में से अगर -34 अधिक है, ये प्लस वाला 27 है, तो -34 में से 27 जाएगा तो -7 बचेगा। तो ये 9 × 10 टू पावर 8 बाई 64 और ये कितना बच गया, 10 टू द पावर -7। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब कुछ नहीं, अब क्या होगा कि अगर हम क्या करते हैं, इसका हम भाग इसमें देते हैं। यदि इनका भाग हम इसमें देंगे तो आप थोड़ा समझ जाइए, यहाँ पे मैं साइड में बता दे रहा हूँ। यदि हम इसका भाग इसमें हम देते हैं तो हमारा जो मान आएगा लेमडा का जो मान आएगा वो 3.1078 इंटू 10 टू द पावर -7 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको आगे हल करें तो ध्यान से आप समझेंगे। तो देखिए, ये जो पॉइंट है, पॉइंट को अगर हम इधर लाते हैं तो ये इसमें एक की कमी हो जाती है, मतलब 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। परंतु एक पॉइंट हम इधर लाएंगे तो 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। एक और। तो इस तरीके से जितना हम आगे करते हैं उतना। तो इस पॉइंट को हम 1, 2 और यहाँ पे हम 3 आगे लाते हैं तो इसमें 3 की वृद्धि हो जाती है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट आता है 3 इधर 3 अंक इधर, तो इसमें क्या होगा, पावर में 3 के वृद्धि हो जाएगा। तो 7 3 10 होता है, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि इतने 10 टू पावर -10 को एंगस्ट्रॉम कहते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 3107.8 और इसको एंगस्ट्रॉम ए लिख देंगे। तो यही है आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितना है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका लगभग आंसर यही आया है। ठीक है, देख रहे हैं ना, पॉइंट में मतलब 8, तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे 7 आ गया है। वो क्यों ऐसा हुआ है, देखिए क्या हुआ है कि जो प्लांक नियतांक का मान होता है ना, वो रियलिटी में कितना होता है, 6.66। ठीक है, 6.66 इंटू 10 टू पावर -34 होता है। ठीक है, तो जब आप 6.66 लिखेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी हम या तो 6.66 लिखते हैं या कभी 6.63 लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप प्लांक नियतांक जो एच का मान है वो कभी इतना रख के देख लीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देख रहे हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में देख रहे हैं कितना बड़ा पूछा गया है। अगर आप हल नहीं करेंगे तो कैसे आ पाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले अपने प्रश्न को। तो यहाँ पे तीसरा हमारा आंसर जो होगा सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न को। चौथा हमारा प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई सदिश एवं बी सदिश हैं। तरंगे संचरण मतलब तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी। यदि आप समझेंगे तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत जो क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र सदिश ई है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी सपोज दैट इधर हम कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी सदिश इस ओर है और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इसी ओर है। तो देखिए, तब जाकर विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो दिशा होगी ना, वो इन दोनों के गुणनफल होता है, इन दोनों के गुणनफल के द्वारा ही होता है। तो इसका मतलब ये आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि आवेश Q के समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर v वेग से गति कर रहा है, तो आवेशन पर लगने वाला बल का मान है।
मतलब यदि Q आवेश एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रहा है तो आवेशन पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। इसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यदि कोई Q आवेश है, मान लेते हैं ये एक समान क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है B, और इसमें एक Q आवेश है जो इसमें क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो जब गति करेगा तो हमने बताया कि आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो QB भी साइन थीटा होता है, QB भी साइन थीटा होता है। बट यहाँ पे कह रहा है ना कि जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर भी वेग से गति कर रहा है। तो जब समांतर होता है तो समांतर के लिए हम थीटा का जो मान है वो कितना रखते हैं, थीटा का मान हम 180 रखते हैं। समांतर के लिए 180 रखेंगे तो साइन 180 का मान होता है 0, और 0 जब इन दोनों में गुणा होगा तो यहाँ पे f का जो मान आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगने वाला बल 0 हो जाएगा, इसलिए 0 वाला ऑप्शन जो होगा तीसरा ये सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक एक नंबर वाले जो प्रश्न हैं समझ में आए होंगे। देख रहे हैं एक एक नंबर वाले प्रश्न में भी सभी न्यूमेरिकल हैं और सभी घुमाकर पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत कुछ अलग अलग अभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए एक एक नंबर के आपके कितने 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क है। क कह रहा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। अब बताइए एम्पियर का परिपथीय नियम हमने आपको बताया है कि नहीं बताया है? बिल्कुल बताया है। आपको हमने क्या बताया था? हमने आपको यही ना बताया था कि हमने एक फॉर्मूला बताया था। जैसे मैं आपको याद दिला दूं तो एक समांतर एक चालक तार है, यदि हम इसमें I धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, मतलब चारों ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इससे r दूरी पर एक अल्पांश जो dl है जिस पर क्या है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र B है। तो हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला इसके लिए कि समाकलन BDL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई हमने आपको बताया था। यही फॉर्मूला एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए बताया था। हमने आपसे कहा था कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर किस उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो देखिए आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सिंपल में यूट्यूब पे लिखिएगा एम्पियर का परिपथीय नियम ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने सब कुछ कराया हुआ है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, देखिए ये सब हमने टॉपिक पढ़ाया हुआ है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव का भी हमने आपको बताया था। क्या हमने बताया था कि यदि देखिए सबसे पहली बात हमने बताया था कि दो यदि बिंदु A है और B है, A पर मान लेते हैं प्लस Q आवेश है और B पर माइनस Q आवेश है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2L है। तो यहाँ पे जो आवेश है समझिएगा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है ना वो अल्प दूरी है। क्या है? अल्प दूरी है। ये 2L क्या है? अल्प दूरी है। तो अल्प दूरी पे स्थित ये जो आवेश हैं ये परिमाण में क्या है? समान है। परिमाण में समान है परंतु विपरीत आवेश है। विपरीत मतलब विपरीत आवेश है। ठीक है, आवेश कैसे हैं? विपरीत। मतलब क्यों? क्योंकि देख रहे हैं एक प्लस एक माइनस है परंतु इनको मात्रा में ये क्या है? इक्वल ही है। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण वह विपरीत आवेश के इस बने निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? एक बार और आप सुन लीजिए। हमने यही कहा कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विपरीत आवेश के इस बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि इसके वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र भी लिखिए, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। तो याद रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं और P = 2qL होता है, ये बात आप याद रखेंगे। जहाँ ये 2L ही क्या है, L क्या है, लंबाई, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है, Q आवेश है, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। और इसका मात्रक याद रखेंगे आप, क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, गुणा होगा बीच में, कूलाम इंटू मीटर होता है। बात समझ में आ गई। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा जो ग प्रश्न है, ध्यान से आप समझेंगे, कह रहा है कि एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं, इससे मतलब इनसे संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का संबंध ज्ञात कीजिए। अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे, आपको हल हो जाएगा आपका, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। समझते हैं। यहाँ पे कहा गया कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, ये समान वेग से ही गति कर रहे हैं, तो इनके विरुद्ध जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, इनमें संबंध बताना है। तो हम समझ लेते हैं इसको। क्या हम समझेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो हम जानते हैं तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य = h m भी होता है, मतलब जिसका हम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने रहे हैं उसका प्लांक नियतांक, ठीक है, उसका द्रव्यमान और उसका वेग, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम सबसे पहले प्रोटॉन के लिए देख लेते हैं। तो देखिए प्रोटॉन के लिए यदि द्रव्यमान होगा तो P हम लिख देंगे, प्रोटॉन का तरंगदैर्घ्य है, और उसके बाद देखिए ये प्रोटॉन का ही द्रव्यमान है ना, तो यहाँ पे P हम लिख देंगे, तो ये प्रोटॉन का क्या हो गया, तरंगदैर्घ्य हो गया। उसी प्रकार अल्फा कण का तरंगदैर्घ्य हम देख लेते हैं, अल्फा कण का तरंगदैर्घ्य, तो अल्फा कण का तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, अल्फा कण के लिए लैम्डा अल्फा = h m अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, इनके बीच में तो गुणा है ना, समझ गए। तो ये तरंग मतलब किसके लिए, ये हो गया प्रोटॉन के लिए, ये प्रोटॉन के लिए हो गया, अल्फा कण के लिए ये हो गया, ये प्रोटॉन के लिए, ये अल्फा कण के लिए। अब इन दोनों को समीकरण फर्स्ट सेकंड मानते हैं। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में सेकंड का यदि भाग देते हैं, समीकरण फर्स्ट में यदि हम सेकंड का भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा P बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा अल्फा, ठीक है, = अगर हम इन दोनों को देखिए, अगर इन दोनों को हम भाग देते हैं तो H और ये देख रहे हैं, इसमें भी H और क्या है, V है, इसमें भी H भी है, तो अगर भाग में जाएंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल क्या बचेगा, आप ध्यान से समझेंगे। तो एक बार मैं लिख ही देता हूँ इसको समझाने के लिए, नहीं तो आपको शायद ना समझ में आए। ये MP × V है और मेन बटा है, और फिर से H m अल्फा × V है। अब समझिए H से ये H कैंसिल, V से ये V कैंसिल, अब 1/, कुछ नहीं, ऊपर 1/MP है और यहाँ पे 1/m लैम्डा है, ठीक है। यही तो दिक्कत है, बोर्ड में दिक्कत नहीं होता, बट क्या करें, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है, कि आपको बता दिया जाए, और पढ़ाना तो है ही, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो सकता है, ठीक है, उतना मुझे इस पर अच्छे से मैं नहीं पढ़ा पाता, बट ट्राई मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये लैम्डा P है, ये लैम्डा अल्फा है, समझिएगा, ये 1/MP है, ठीक है, MP मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, और 1/अल्फा मतलब m अल्फा है, मतलब अल्फा का द्रव्यमान है। तो देखिए ये दोनों 1/ है ना, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब m अल्फा बटे MP हो जाएगा। तो इन दोनों में तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध होता है, यही होता है, अल्फा P बाई अल्फा मतलब प्रोटॉन का जो तरंगदैर्घ्य है और अल्फा तरंगदैर्घ्य का जो अनुपात होता है, वो अल्फा के द्रव्यमान मतलब अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा उसके अनुपात के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। वही ने कहा गया तरंगदैर्घ्य में संबंध बताइए, तो हमने तरंगदैर्घ्य में ही तो इन दोनों का संबंध, हमने यहाँ पे तरंगदैर्घ्य में ही तो संबंध बताया है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। आते हैं अगले अपने घड़ी का प्रश्न पे, ये समझ लिया, आते हैं इस पे। यहाँ पे कहा गया कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले समांतर प्रकाश किरणें इतने मीटर चौड़ी झील के लंबवत आपतित हो रही हैं, तो प्रकाश के विवर्तन का केंद्रीय उचिष्ट कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये न्यूमेरिकल है, क्या आप इसको हल नहीं कर पाएंगे,
देखिए हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हल तो कर पाऊंगा, बट यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया नहीं मतलब इस पे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूँ कैसे नहीं, तो फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए इसके लिए छोटी छोटी कागज़ फाड़ के ही हम आपको बता रहे हैं। देखिए इस पे हम समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे क्या हमसे कहा गया, सबसे पहली बात तो हमसे कह रहा है कि केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यही तो कहा गया ना। तो सबसे पहले हम तरंगदैर्घ्य, जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान हमें दिया है 6000 एनस्ट्राम दिया है। तो हम जानते हैं इसको एनस्ट्राम को हम चेंज कर देते हैं, तो ये 6000 हम लिख देंगे इंटू 10 टू द पावर क्या होता है -10 होता है, तो ये हमने लिख दिया। अब ये एनस्ट्राम से चेंज हो गया, तो ये हो गया हमारा टोटल मान। उसके बाद कह रहा है समांतर किरण पुंज इतना मीटर चौड़ी झील के लंबवत आपतित हो, ठीक है। तो ये क्या है, जो क्या है झील की मतलब चौड़ाई का मान दिया है, तो चौड़ाई को हम ई से दर्शाते हैं, तो ई इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 दिया है। और उसके बाद केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हमें पता है कि केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई, ठीक है, इस पर लिखा भी नहीं जाता तो समझ लेते। इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा 2 लैम्डा बाई ई होता है। अब सिंपल में हम मान पुटअप करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वो कैसे हम पुटअप करेंगे तो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे चौड़ाई का तो 2 हम लिख देंगे, लैम्डा का मान यहाँ पे दिया है 6000 गुणे 10 टू द पावर -10 है, और उसके बाद ई का मान कितना दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 दिया है। समझ पा रहे हैं। अब ये देखिए, ये अगर 3 दूना 6 मतलब ये 2000 बार में कट जाएगा, और 2000 2 में गुणा करेगा तो 4000, तो यही हो जाएगा 4000 ये हो गया, और 10 टू द पावर -10 है, और ये अगर ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो 4000 और गुणे 10 टू द पावर, ये अगर घटेगा तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम देखें, या तो हम आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, या इसको हम चाहें तो आगे हल कर लें। ये 4000 है तो 4 गुणे 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ये 1000 है, ये 1000 ही है, 1000 में अगर 4 से गुणा करेंगे 4000 हो जाएगा, वही बात है। और ये हमने लिख दिया। अब बताइए फिर से, ये 10 टू पावर 3 है, 10 टू पावर -4 है, अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पे जो 4 इंटू 10 टू द पावर -1 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा रेडियन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब केंद्रीय उच्छिष्ट कोणीय चौड़ाई जो होगा उसका मान 4 इंटू 10 टू पावर -1 रेडियन होगा। तो समझ पा रहे हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमसे कहा केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जो कि हमने आपको बता दिया। आते हैं अगले अपने प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए परिपथ D1 और D2 आदर्श डायोड हैं, 3 ओम प्रतिरोध वाले प्रवाही धारा का मान ज्ञात कीजिए। और हमसे ये दिया है, देखिए यहाँ पे एक बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है 12 वोल्ट का, ठीक है, और एक प्रतिरोध है 5 ओम, और यहाँ पे 3 ओम का एक प्रतिरोध है। उसके बाद 2 इसमें PN संधि डायोड लगे हुए हैं, ठीक है, जो यहाँ पे एक D1 डायोड है, एक D2 डायोड है। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो हमसे कहा गया कि प्रवाही धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात करने को कह रहा है। सबसे पहली बात तो अगर आप देखते हैं तो हम इतनी बात जानते हैं कि ये जो डंडा होता है इसको हम N कहते हैं, और जो ये होता है इसको हम P कहते हैं, मतलब PN है। और हम जानते हैं P वाले को अगर छोटा वाला बैटरी के छोटे वाले डंडे से जोड़ा जाए और जो N वाले को बड़े वाले डंडे से जोड़ा जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो डायोड है ये उत्क्रम अभिनति की स्थिति में है। किसके? उत्क्रम अभिनति के। यहाँ पे मैं लिख दे, कहाँ गया यार, उत्क्रम अभिनति या पश्च अभिनति की स्थिति में है। हम जानते हैं कि उत्क्रम अभिनति की स्थिति में जो होता है वो उस पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, तो इसका मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो D2 में धारा प्रवाहित होगी। तो D2 के लिए हम सिंपल से ज्ञात कर लेंगे, D1 में तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसमें देखते हैं तो ये जो P1 है और ये क्या है N है और ये P है, तो P वाले को देख रहे हैं इसमें धन से जोड़ा गया है और N वाले को माइनस से, तो इसका मतलब ये किसमें, ये अग्रदिशिक के भांति या अग्र अभिनत के भांति व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित होगा।
ये सब हमने डायोड जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें पी एन संधि डायोड, जो उत्क्रम अभिनति, पश्चदिशीक, ये सब पढ़ाया था ना, तो उसमें हमने बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब कुछ, हम आपको बताएंगे भी, बता तो दिए ही हैं। इस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में, अभी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम हल करें तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सिंपल सा क्या हम करेंगे कि हम जानते हैं कि जो D1 है, D1 से हम लिखेंगे, D1 से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रवाहित D1 से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, परंतु D2 से क्या होगा, परंतु D2 से धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं धारा I इक्वल टू क्या होता है, हम फॉर्मूला जानते हैं, V/R होता है, ये बात हम जानते हैं। तो देखिए I, अब V का मान यहाँ पे दिया है 12 वोल्ट, तो हम V के जगह पर 12 लिख देंगे। और R यहाँ पे प्रतिरोध देखिए, एक ये है एक ये है, दोनों श्रेणी क्रम में है ना, तो 5 और फिर से 3, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 5 3 कितना होता है, 8 होता है। तो I इक्वल टू 12 बटे क्या हो जाएगा, 8। अगर इन दोनों को हम कैंसिल करते हैं तो 1/5 आ जाएगा और ये एम्पियर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो अंग का क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि किसी सेलों का विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए, तो इसको भी हम समझा देते हैं यहीं पे। देखिए सिंपल से आपको यही समझना है कि जो सेलों का विद्युत वाहक बल को हम ई से दर्शाते हैं, और ई इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, ई इक्वल टू W/Q होता है। अब समझिएगा, यदि Q इक्वल टू 1 हम ले लेते हैं, तो यदि Q इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो जो कार्य होगा ना वो E के बराबर होगा, W जो होगा वो E के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम परिभाषा क्या कह सकते हैं कि एकांक आवेश को कोई भी परिपथ है, ठीक है, या कोई चालक तार है, तो एकांक आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य सेलों का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या हमने बताया, एकांक आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य सेलों का विद्युत वाहक बल कहलाता है। मैं आशा करता हूँ ये भी बात समझ गए होंगे। अदरवाइज इस पर हमने डिटेल में आपको वीडियो बना दिया है, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका मात्रक आप याद रखेंगे, वोल्ट ही होता है, ये अदिश राशि होता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। समझ गए? आते हैं अगले अपने प्रश्न पर। देखिए अब आगे हमारा तीसरा सेक्शन सी है। सेक्शन सी का तीसरा क्वेश्चन, और इसमें हमको कितना 4 क्वेश्चन दिए जाए हैं 2-2 नंबर के। पहला हम समझ लेते हैं, कह है कि एलईडी का पूरा रूप लिखिए, मतलब पूरा नाम लिखना है और इसका महत्व का उल्लेख कीजिए। तो देखिए एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इम्यूनिटी डायोड होता है, मतलब लाइट इम्यूनिटी डायोड होता है। और दूसरी बात कि इसका जो क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जन, मतलब इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम आपका होता है प्रकाश उत्सर्जन सेल, ठीक है। लाइट इम्यूनिटी डायोड जिसका पूरा नाम क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जक सेल, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद इसका महत्व मतलब इसका उपयोग कहाँ होता है, तो एलईडी का तो बहुत जगह उपयोग होता है ना। जैसे इसका उपयोग प्रकाश उत्सर्जन बल्ब में किया जाता है, जो बल्ब होता है ना उसमें किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो डिस्प्ले घड़ी होता है उसमें भी किया जाता है, टेलीफोन में किया जाता है, कैलकुलेटर जो होता है उसमें किया जाता है, डिस्प्ले जो बोर्ड होता है डिजिटल बोर्ड उसमें भी एलईडी का ही उपयोग किया जाता है। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो आप लिख ही सकते हैं। उसके बाद देखिए घ क्वेश्चन है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए, और इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ये जब न्यूमेरिकल हमने कराया था ना, ठीक है, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, आपको मुझे याद है हमने कराया हुआ है। फिर भी न्यूमेरिकल नहीं, मैं ये जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, तो समझ लेते हैं। ये हमने आपको बताया है, याद है,
हमने बताया था कि एक क्या है, एक ये चुंबक है और यहाँ पे एक कुंडली है और ये एक धारा मापी हमने लगा दिया। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है, मतलब इन दोनों के बीच आपेक्षिक गति होता है, तो जब इन दोनों चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये जो कुंडली है, कुंडली में क्या होता है, प्रेरित कुंडली में एक मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसी बल को हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसी विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आ गया? हमने क्या बताया, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल जब हम आगे अभी सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें अभी 2 नंबर वाला एक ही ना पार्ट बना है, 2 नंबर वाला और भी हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें हम इसको फिर से रिपीट करा देंगे आपको। बहुत ही ईजी है, ठीक है, ये कोई हार्ड नहीं है। अगला आता है जो है ग, कह रहा है प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, से आप क्या समझते हैं, अप्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध लिखिए। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या संबंध होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया ना कि प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान हमने आपको बताया था। क्या हमने बताया था कि जो हमने बताया था कि एक पूर्ण चक्र में हमने ये सब कुछ कराया हुआ है। हमने बताया कि एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को, ये वर्गमूल है ना, वर्गमूल को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। यही फॉर्मूला हमने बताया था, आपको याद होगा। हमने क्या बताया था कि एक पूर्ण चक्र में जो क्या होता है, धारा होता है, तो धारा प्रतिवर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, और इसी में अब जो प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, ठीक है, तो उसमें और जो शिखर मान है इसमें क्या संबंध होता है, तो ये संबंध आप याद रखेंगे। यही तो है प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और जो शिखर मान है उसे I0 से प्रदर्शित करते हैं और √2 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। ये हमने प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान पढ़ाया था, तो इसमें हमने बताया है। आप YouTube पे लिखिएगा प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें इसका पूरा सॉल्यूशन हमने कराया है। ठीक है, उसके बाद ये जो घड़ी का क्वेश्चन है ये हम आपको कराएंगे न्यूमेरिकल में, तो आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको आता है तो इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेक्शन डी है, जिसमें हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। ये हमारा 3-3 नंबर वाला प्रश्न है। कहा गया किसी प्रत्यवर्ती स्रोत के प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, परिपथ आरेख बनाइए और परिपथ में प्रतिबाधा और अनुनादी परिपथ की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो ये भी जो क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमने बहुत ही पहले आपको करा दिया है। ठीक है, यदि आपने नहीं किया तो आप कर सकते हैं इसको। सिंपल सा है क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे कहा गया ना कि प्रतिवर्ती स्रोत में जो प्रतिरोध होता है, प्रेरकत्व होता है और जो संधारित्र होता है, इसमें एक क्या बनाइए, आप एक परिपथ आरेख खींचिए। अगर मैं आपसे कहूँ तो इसका खींच नहीं सकते हैं। प्रतिवर्ती प्रतिरोध के लिए आप VR लिख देंगे। ठीक है, प्रेरकत्व के लिए आप क्या लिख सकते हैं, जो प्रेरकत्व के लिए इस प्रकार आप करके प्रेरकत्व के लिए VL लिख देंगे। और फिर से संधारित्र के लिए आप कैसे, इस प्रकार VC लिख देंगे। और इसको आप क्या कर देंगे, इसको एक्सेल या बैटी से जोड़ देंगे। ये आपका जुड़ गया, एक परिपथ बन गया। ठीक है, तो सिंपल सा है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात करना न्यूमेरिकल में ही आपको कराएंगे। ठीक है, अगला हमारा जो ख क्वेश्चन आता है कि दिए गए संजालक में बिंदु A और बीच का तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल है, इसको हम जब कराएंगे आपको न्यूमेरिकल जो 3 नंबर वाले हैं, तो उसमें इन सभी को हल हम कराएंगे। इसको इतना आसानी से हल नहीं कराया जा सकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
अगला आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम लिखिए। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है ये भी हमने आपको करा दिया है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम है ये भी हमने करा दिया है। आप पढ़ना है, लिखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण ब्रदर सर मिलेगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, या आप इसको पढ़ना है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम ब्रदर सर वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, अगला आता है कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस के लिए, देखिए यहाँ पे अब एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो दे दिया है। ठीक है, तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये सूक्ष्मदर्शी आपको यहाँ पे जो घड़ी का सूक्ष्मदर्शी है ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। आप YouTube पे लिखिएगा सूक्ष्मदर्शी ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का सूत्र उसमें हमने ज्ञात किया हुआ है, समझ गए ना। और उसके बाद न्यूमेरिकल जब हम सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं तो उसमें हम सब कुछ देखेंगे। देखिए यहाँ पे है द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति में क्या संबंध होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज आप कहेंगे तो इन पर हम विशेषकर आपको वीडियो बना देंगे, इस पर हमने वीडियो नहीं बनाया है, ये मैं याद है मुझे, तो नहीं बनाया है, आप कहेंगे तो बना दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला हमारा पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा में देख रहे हैं ये 3 नंबर वाला प्रश्न है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण का उल्लेख कीजिए और इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। ये भी हमने पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे लिखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर से आता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, समझाइए, दोनों में अंतर लिखिए। तो देखिए ये भी हमने कराया है, आप लिखिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 4 अभिलक्षण को लिखिए और उसके बाद ये न्यूमेरिकल दिया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। अगला आता है नेत्र की समंजन क्षमता से क्या आप समझते हैं, ये भी हमने कराया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल है, इसको जब हम कराएंगे आपको याद हो जाएगा, उसमें हम आपको सिखाएंगे। अगला आता है कि किसी पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर सूत्र, तो याद रखेंगे लेंस मेकर सूत्र ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, इसको भी हमने करा दिया है। आगे और क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक और हमारा क्वेश्चन है जो है अंक, ठीक है, जो कह रहा है कि विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम, ठीक है, और बीडस्टोन सेतु से संतुलन अवस्था में है कि नहीं, मतलब किरचॉफ का नियम भी पढ़ लीजिएगा और बीडस्टोन सेतु भी पढ़ लीजिएगा, ये भी आया हुआ है। आप लिखिएगा किरचॉफ का नियम ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगला आता है जो हमारा 6th क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि स्थिर वैद्युत का गॉस के प्रमेय को लिखिए और इस पर न्यूमेरिकल दिया है। तो गॉस का प्रमेय आप तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आता है, देखिए यहाँ पे कहा गया किसी धात्विक चालक की वैद्युत धारिता का क्या अर्थ है और समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये हमने कराया हुआ है। सबसे पहले वैद्युत धारिता किसे कहते हैं ये आप याद कर लीजिएगा, आप लिखेंगे धारिता ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या है जो डेरिवेशन है, समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इतना आसान नहीं ना है, इसको समझाने के लिए एक एक टॉपिक को 20-25 मिनट लगेगा, कैसे समझा पाएंगे। देखिए ये टॉपिक जो यंग का द्वितीय झील के प्रयोगों द्वारा प्राप्त दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये हमने नहीं कराया है, कहेंगे तो हम करा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन के लिए फोकस दूरी का निगमन कीजिए। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2 पतले लेंसों के लिए संयोजन के लिए फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आप तैयार रखेंगे। इस पर न्यूमेरिकल है जो ये हम सॉल्व कराएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आपको आता है तो इसको कर लीजिए।
ठीक है, आगे हम देखते हैं 8वां हमारा प्रश्न है, ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर कि पीएन संधि डायोड के अवक्षेप परत की विभव प्राचीर के लिए अग्र अभिनत का प्रभाव। देखिए अभी हमने कहा ना कि अग्र अभिनत और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए परिपथ आरेख खींचिए और इसकी दृष्टि कार्य की विधि भी लिखिए। तो इम्पॉर्टेंट है, आप केवल लिखिएगा पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा और इसका उपयोग भी पढ़ लीजिएगा कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इतना लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये सब हमने कराया है। देखिए ये टोटल क्या है कि बोर का परमाणु स्वरूप जो अभिगृहता को लिखिए, मतलब बोर का परमाणु मॉडल क्या है, ठीक है, इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। मैंने पढ़ाया हुआ है, आप यूट्यूब पे लिखिएगा बोर का परमाणु मॉडल ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है 9th क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझेंगे यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये तो हमने कराया हुआ है, आप लिखिएगा धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा और ये न्यूमेरिकल है, हम जब कराएंगे तो आपको पता चलेगा। अगला आता है कि विभव मापी और वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। जो विभव मापी है उसे वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, ये भी हम जल्द ही आपको न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट हुआ है तो उसमें हम आपको करा देंगे। देख रहे हैं आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, अंत में ये जो वैल्यू वाला पॉइंट है कुछ ये आपको दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आपको हमने ये जो क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व कराया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हैं कितना हार्ड है, तो पूरा मेहनत करना है, अभी भी आपके पास समय है, यदि आप मेहनत करते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। तो आगे हम मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ, 1 शॉट वीडियो आप कहेंगे तो 1 शॉट वीडियो आप लाया जाएगा, या न्यूमेरिकल का जो पार्ट 2 है वो आप कहेंगे तो उसको लाया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर आप कीजिएगा कि रियल में आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।